Okay, just give me 1 minute. Okay, so we'll be starting with body fluid and circulation. So body fluid से आप क्या समझते हो? Body fluid से हम क्या समझते हैं कि what are the things which are like circulating in our body? ठीक है कि हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट कर रहा है. अब ये सर्कुलेशन किस लिए होता है? ये सर्कुलेशन देखो बहुत चीज़ों में हेल्प करता है. सबसे पहले तो अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहो तो जो बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, सबसे पहले ये चीज़ आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, एक रेगुलर टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है. अगेन सेकंड थिंग इज ये सर्कुलेशन की वजह से आपका चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं यहाँ से वहाँ. लाइक हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है टुवर्ड्स द एंटायर बॉडी, फिर एंटायर बॉडी से अगेन हार्ट की तरफ पंप होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग की तरफ भेज देता है, लंग्स की तरफ भेज देता है, जहाँ से हमारी एल्वेलाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करके हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल कर देते हैं. ओके, दैट इज द थिंग. तो ये बॉडी सर्कुलेशन जो फ्लूइड है ये उसमें हेल्प करता है. ठीक है, सबसे पहले तो बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में, उसके बाद हमारे बॉडी में मान लो जहाँ पर भी एमाइनो एसिड्स की जरूरत है, जहाँ पे भी प्रोटीन्स की जरूरत है, जहाँ पे भी एनर्जी की जरूरत है, जहाँ पे जो जो चीज की जरूरत है वहां पर वो चीज पहुंचाने का काम कौन करता है? यही बॉडी फ्लूइड्स करते हैं, यही बॉडी फ्लूइड्स करते हैं. दिस इज अ मैकेनिज्म जो बॉडी के अंदर हमारा पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अपने प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम की हम बात करते हैं, वो है, तो वहां पे वो है, वो दो ज्यादा ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन करते हैं. तो हमारे केस में ह्यूमंस और एनिमल्स, इफ आई कंसिडर एनिमल्स के केस में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लूइड जो कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस, आपको याद है स्पॉन्जेस? स्पॉन्जेस याद है? आई होप स्पॉन्जेस याद होंगे आपको. स्पॉन्जेस में कैसे होता है, देखो पानी आता है विद फूड मटेरियल, पानी वो होल्स पोर्स के थ्रू क्रॉस करता है, पोर्स के थ्रू जब वो क्रॉस करता है तो जो स्पॉन्ज है उससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी पानी बाहर छोड़ देता है. ऑस्टिया, ओपेर्क्यूलम, आपको सब ये याद होगा, ठीक है ना? ठीक है, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें आपको अभी अभी रिपीट में याद होनी चाहिए. सो दैट इज द थिंग. तो वो जो लिक्विड है दैट इज द सर्कुलेशन, वो लिक्विड की वजह से ही उसको सारा न्यूट्रिशन अपना वो डिराइव कर रहा है. एंड फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के केस में हमारे पास दो सिस्टम है. हमारे पास एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम है. लिम्फेटिक सिस्टम आई होप आप सबको याद होगा, मैंने अच्छे से समझाया है. तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम वापस करने की जरूरत हमें नहीं है. लिम्फेटिक सिस्टम हमें, मैंने आपको बताया कि ये लिम्फेटिक सिस्टम कैसे होता है, कहाँ पे काम करता है. ठीक है, ओके. उसके बाद बॉडी जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये तो आप लोगों को पता ही है. हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, वापस से किडनी के पास भेज देता है. अगेन फिर हार्ट वेस्ट मटेरियल भी लेता है, यूरिया यूरिया वगैरह लेता है और वो किडनी की तरफ भेज देता है. किडनी फिर उसको फिल्टर करती है ना. दैट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं. तो ये सब चीजें में हेल्प करता है कौन? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ठीक है, बॉडी का जो फ्लूइड है वो सर्कुलेशन करके ये सब चीजों में हेल्प करता है. तो अभी हम देखेंगे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन विद सम एग्जांपल्स. ठीक है, तो नंबर वन अगर आपने देखा होगा, नंबर वन इज अवर इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन. नंबर वन इज अवर इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन. इंट्रासेल्युलर मतलब इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर ही सर्कुलेशन. सेल के अंदर सर्कुलेशन कौन करता है, आपको पता है? ये वर्ड सुना है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन सुना है? यस और नो? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन सुना है? यस और नो? आर यू एबल टू हियर मी? आप लोग को आवाज आ रही है ना कि नहीं आ रही? आर यू ऑल देयर? सुना तो है, चलो ठीक है. हाँ, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है. साइटोप्लाज्म भी, साइटोप्लाज्म जो है हमारा सेल का, साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली ऐसे घूमता रहता है ताकि उसके भी न्यूट्रिशन हर एक ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनली को मिले.
उसका जो भी न्यूट्रिशन अमाइनो एसिड है हर एक सेल ऑर्गेनिज्म के लिए उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक सर्कुलेशन। तो ये किसमें होता है? लोअर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर कोई सिस्टम तो होता नहीं यार, एक ही सेल है दैट इज दी, और एक ही सेल दैट इज दी होल ऑर्गेनिज्म। तो एक ही सेल के अंदर अगर किसी चीज को, एक मटेरियल दूसरे जगह पे भेजना है, मान लो टॉप से लेके सेल के नीचे तक पहुंचना है, तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म उसको स्ट्रीम करता है। साइटोप्लाज्म इटसेल्फ मूव्स, साइटोप्लाज्म ऐसे घूमता रहता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये होता है इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, सेल के अंदर ही सर्कुलेशन हो रहा है। देन वी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन, जो हमारे केस में होता है सेल टू सेल कनेक्टेड होते हैं, मतलब सेल के सेल पूरे मूव करने लगते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड इज लाइक मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो पूरा सेल ही, बहुत सारे सेल्स ही वो कर रहे हैं, सर्कुलेशन सर्कुलेशन कर रहे हैं। एक मिनट दूँ। Sorry for the disturbance. So we will start again. This extracellular circulation हमने देखा ह्यूमंस में होता है। ब्लड का एग्जांपल ले लो, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, दैट इज योर एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन। अब अगर हम टाइप ऑफ फ्लूइड की बात करें, भाई कौन सा फ्लूइड है जो ये सारे सर्कुलेशन करता है? देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स, लाइक हमारे में ब्लड होता है, लिम्फ एक लिक्विड होता है, लिम्फ जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। देयर कैन बी वाटर, वाटर इन स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा। तो वही टाइप ऑफ फ्लूइड। तो अगर एनवायरमेंटल फ्लूइड कोई सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, एनवायरमेंटल फ्लूइड यानी एनवायरमेंटल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है दैट इज नथिंग बट वाटर। तो एनवायरमेंटल फ्लूइड अगर सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है दैट इज योर एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन। एग्जांपल आपको बताऊं तो स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल। एंड द अदर इज इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन, यानी बॉडी के अंदर ह्यूमंस या एनिमल्स जो भी हो उनके अंदर इटसेल्फ देयर इज अ लिक्विड, देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट, सो वो ही सर्कुलेशन करवाता है। तो दैट इज योर इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। सो उसमें दो हैं, वन इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड अदर इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमने एक्सप्लेन किया था। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हम अभी देखने वाले हैं कि कौन सी वेन्स होती है, वेन्स कौन सी ऑक्सीजनेटेड लेके जाती, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है ना, ऑल दीस थिंग्स। फिर वी विल सी द वर्किंग ऑफ हार्ट एज वेल। एंड ब्लड ग्रुप का तो सिस्टम आई होप अभी आप समझ गए हो यार, बिकॉज आई थिंक हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा है। बाकी ब्लड ग्रुप का आई हैव अ गुड वीडियो ना, तो मैं वो वीडियो मेरे को मिल नहीं रहा है अभी, तो मुझे जैसे ही वो मिलता है आई विल शेयर दैट वीडियो। बाकी जितना ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ, पता है आप लोगों को, आई नो यू नो द मल्टीपल एलिलिज्म ना, IA IB IO, पता होगा आप लोगों को। IA एंड IB इज डोमिनेंट, IO इज रिसेसिव, IA IO अगर हुआ तो ब्लड ग्रुप इज IA, ब्लड ग्रुप इज A। IAIB हुआ तो ब्लड ग्रुप इज AB। IAIO हुआ तो ब्लड ग्रुप इज A। ये सब चीजें ना, यू नो मल्टी 3 अलील्स होते हैं। इतने अच्छे से नहीं आता तो वीडियो सारा क्लियर करती कि बाकी मैं क्लास में नहीं बोल रहा कि स्किप कर रहे हैं, हम भी वो पढ़ेंगे, हम भी वो पढ़ेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। बाकी वो वीडियो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगी आपको, बस वो जैसे ही मिल जाएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, कोई इशू नहीं है। तो हमने देख लिया इंटरनल फ्लूइड सर्कुलेशन। अब देखेंगे हम, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ओपन टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के भी दो टाइप्स होते हैं, वन इज योर ओपन वेस्कुलर सिस्टम, अदर इज अ क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। हमने पढ़ा था ये पहले जब हमने एनिमल किंगडम किया था। तो इसमें देखोगे ओपन वेस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसमें जो ऑर्गन होता है वो कंप्लीटली ब्लड के अंदर बेथड होता है, वो कंप्लीटली ऑर्गन ब्लड के अंदर डूबा हुआ होता है, ठीक है। ऑर्गन और द टिश्यूज आर डिप्ड इन द फ्लूइड।
ऑर्गन्स एंड और द टिश्यूज आर डिप्ड इन द फ्लूइड, डिप ऑर्गन पूरा उसके अंदर डिप हुआ होता है, फिर वहां से ही वो ब्लड से जो भी चीजें उसे लेनी होती है वो ले लेता है। इसमें जो एक्सचेंज होता है इट इज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, है ना, डायरेक्टली ब्लड इन्वॉल्व है, ब्लड और टिश्यू इन्वॉल्व है, ब्लड और टिश्यू बिकॉज वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, बिकॉज जो टिश्यू है वो एंटायरली ब्लड के से लिपटा हुआ है, ब्लड उसके चारों तरफ है ना। तो दैट इज योर ओपन वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज वेस्कुलर सिस्टम जो हमें होता है दैट इज योर ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ द वेन्स, ठीक है, ब्लड जो है वेन से कभी बाहर नहीं आता है, हमारी वेन्स में ही रहेगा, बट वेन्स इतनी माइन्यूट हो जाती है, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, की वो एकदम फाइन, एकदम बहुत ही पतली हो जाती है, और वो कैपिलरीज होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, वो कैपिलरीज होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में टिश्यूज से, तो हमारी कैपिलरीज और टिश्यूज कांटेक्ट में होते हैं और वहां से उनको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड से जो भी चीजें टिश्यूज में जानी होती है वो आती है, और टिश्यूज से जो भी वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो वापस ब्लड में आता है। तो दिस इज योर ओपन वेस्कुलर सिस्टम एंड दिस इज योर क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है। हाँ, ओके, अब थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं, तो ये चीज थोड़ी ध्यान से आप सुनोगे। तो अभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात चल रही है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बात चल रही है, तो इतने 3 टाइप की वेसल्स इन्वॉल्व है, 3 टाइप की वेसल्स हैं। अब हम बेसिक टर्म्स में हम सबको वेन्स ही बोल देते हैं, हम जो भी ये देखते हैं यहाँ पे, जो बुखार के टाइम पे आपके डॉक्टर चेक करता है हार्ट बीट वगैरह, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम सबको वेन बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, सब वेन नहीं होती है, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज योर आर्टरीज एंड वन इज योर वेन्स एंड कैपिलरीज, तो आप लोगों को पता ही कैपिलरीज क्या है ना। वेन माइन्यूट होते 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 एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बन जाती है, जो मोस्टली जहाँ पे भी कोई ऑर्गन होता है, ऑर्गन के पास वो चीज कैपिलरी बनती है, ऑर्गन के पास वो चीज कैपिलरी बनती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स। सो वी हैव आर्टरीज, वी हैव वेन्स, वी हैव कैपिलरीज, तो वी हैव 3 थिंग्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज एंड वेन्स का हमें डिस्कशन करना है, कैपिलरीज इज मोर और लेस सिमिलर, इट इज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, तो उसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, कैपिलरीज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो आर्टरीज एंड वेन्स दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स का अगर हम हिस्टोलॉजी देखें, हिस्टोलॉजी मतलब आई होप आप लोग समझते हो कि आर्टरीज एंड वेन्स हमारी बॉडी की कट करके ट्रांसवर्स सेक्शन लेके अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें पता चलेगा यार ये 3 लेयर से बनी हुई है, ये 3 लेयर से बनी हुई है, ठीक है, एक आउटर लेयर है, फिर एक मिडिल लेयर है, फिर एक इनर लेयर है, और फिर बीच में ल्यूमेन है। ल्यूमेन इज नथिंग बट योर कैविटी, है ना, कैविटी होगी तभी तो ब्लड उसके पाइप के अंदर से निकलेगा, बट जो वॉल है उसकी वो 3 लेयर से बनी हुई है। तो सबसे पहली जो लेयर है उसकी, उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे पहली जो लेयर है ना जी, सबसे पहली जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, सबसे आउटर मोस्ट है, नाम से पता है, ट्यूनिक हमेशा एक लेयर होती है, एक्सटर्ना इज बाहर, एक्सटीरियर, इंटरना इज इंटीरियर, मीडिया इज मिडल। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द आउटर मोस्ट, ये फाइबरस टिश्यू से बनी होती है और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, बिकॉज आउटर वेन है, सबसे बाहर की तरफ है ये वेन, बाहर की तरफ मतलब वेन नहीं, बाहर की तरफ इज दी, मतलब जो वेन है, वेन की सबसे आउटर सरफेस है ये, तो उसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसका फंक्शन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, और सप्लाइड विद नर्व्स। तो ये वाली जो है, इस पे पूरे हमारे जो नर्व सिग्नल्स वगैरह होते हैं, नर्व्स इस पे कनेक्टेड होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सटर्नल भी कनेक्टेड होगा ना, अंदर कैसे कनेक्टेड होगा, इंटरना पे न्यूरॉन नर्व्स कैसे कनेक्टेड होंगी, ठीक है। तो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, बिकॉज आपने देखा होगा वेन, ये जो है ये चीजें थोड़ी स्ट्रेचेबल है, मतलब आप देखोगे ये वेन नॉर्मल तो है यहाँ पे, बट ये अब ऐसे करोगे तो ये वेन थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है, पर ऐसा नहीं कि उस टाइम पे वो फट जाती, नहीं, वो स्ट्रेचेबल है। तो ये जो स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड कर रहा है वेन्स को, ये स्ट्रेंथ वेन्स और आर्टरीज को, ये स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रोवाइड कर रही है, ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रोवाइड कर रही है। फिर वी हैव ट्यूनिका मीडिया, नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मिडल लेयर है जिसका डिफरेंट सेल टाइप ऑफ सेल से बनी होती है, इसमें मसल सेल्स ज्यादा होते हैं, मस्कुलर लेयर होती है, इसमें मसल सेल्स ज्यादा होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है वो इसकी वजह से होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी वेन्स को प्रोवाइड होती है वो इसकी वजह से होती है। सबसे अंदर में आप जाओगे, सबसे अंदर में जाओगे तो वी हैव ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना पर देखते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ट्यूनिका इंटरना का एक आउटर पार्ट है, यानी जस्ट ट्यूनिका मीडिया के अंदर, ट्यूनिका मीडिया के नीचे क्या होगा, इलास्टिन लेयर होगी, ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, इलास्टिन सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, इलास्टिन लेयर। और एक सबसे अंदर वाली लेयर होती है जो डायरेक्ट ब्लड से कांटेक्ट में होती है, दैट इज योर एंडोथीलियम, डायरेक्ट जो ब्लड से कांटेक्ट होती है दैट इज योर एंडोथीलियम,
एंडोथीलियम, ठीक है। सो ये 3 वॉल्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स के अंदर। इनके अंदर डिफरेंस भी होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देखो ये डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल जब हमने डायग्राम बनाया, दिस इज टीएस ऑफ आर्टरी, ये आर्टरी है और ये वाला वेन का है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये देखो ट्यूना एक्सटर्ना, देखो इसका ट्यूना एक्सटर्ना इज दिस वन, इसका ट्यूना एक्सटर्ना इज दिस वन। तो आपको कौन सा थिक लग रहा है, ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ ये वाला थिक है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ वेन वाला थिक है? मुझे बताओ डायग्राम से देख के क्या लग रहा है। Yes, tunica externa of vein. Tunica externa of vein is thicker than tunica externa of artery. बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देखोगे ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया थिक किसका है? ट्यूनिका मीडिया किसका थिक है, आर्टरी का कि वेन का? ट्यूनिका मीडिया थिक किसका है? यस, ट्यूनिका मीडिया जो थिक है वो है आर्टरी का। ट्यूनिका मीडिया अगर आप देखोगे तो आर्टरी का बहुत थिक है। ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये वाली जो लेयर है सबसे इनर लेयर ट्यूनिका इंटरना, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें भी आप देखो कि इसमें थिक है वो और इसमें थोड़ी सी थिन हो जाती है वो। अगर आप ल्यूमेन की बात करो, ल्यूमेन अंदर की कैविटी किसमें छोटी है और किसमें कैविटी बड़ी है? किसमें कैविटी छोटी है, किसमें कैविटी बड़ी है? आर्टरी में देखोगे छोटी है, आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो छोटी है, बट वेन की जो ल्यूमेन जो कैविटी है जिसके अंदर से ब्लड पास करेगा वो बड़ी है, ठीक है, वो बड़ी है। समझ आ गया? टीएस ऑफ आर्टरी एंड टीएस ऑफ वेन, आई होप समझ में आ गया होगा। टीएस ऑफ आर्टरी एंड टीएस ऑफ वेन आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके और डिटेल में हम देखते हैं। मतलब ये नीचे लिखा हुआ जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो अंदर ब्लैक पेन से बनाई हुई है ना, ये है एंडोथीलियम के सेल्स, और जो ब्लैक से जस्ट टचे हुए हैं वो है इलास्टिन। और उसके बाद तो आपको पता ही है ट्यूनिका मीडिया है, ट्यूनिका एक्सटर्ना है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिन, ट्यूनिका मीडिया इज थिक, ल्यूमेन इज स्मॉल, ट्यूनिका एक्सटर्ना इज थिक, ट्यूनिका मीडिया इज थिन एंड ल्यूमेन इज बिग। तो ये आर्टरी और वेन है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन दोनों के अंदर? बेसिक डिफरेंस बहुत ही अच्छे चीज तरीके से लिख, just give me 1 minute here. हाँ, तो अभी अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, ब्लड आर्टरीज में और वेन्स में, बहुत ही मेजर डिफरेंस है। देखो आर्टरीज अगर आप बोलो तो ये टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर हार्ट से ये ब्लड दूर लेके जाती है, मतलब हार्ट ये ब्लड को पंप करेगा और हार्ट से ब्लड निकलेगा, हार्ट से ब्लड जाएगा, टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। हार्ट से ब्लड अवे लेके जाएगा ये, और वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ पंप ब्लड लेके आती है। अब सिंपल लॉजिक आप लोग लगाओ कि अगर हार्ट कोई चीज अब अवे भेज रहा है, मतलब हार्ट कोई चीज पंप कर रहा है, तो क्या वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा? अगर हार्ट कोई चीज पंप कर रहा है,
हार्ट कोई चीज पंप कर रहा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा ना। तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट एक है कि पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, जब डिटेल पे हम पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, दैट वी विल सी, दिस इज एन एक्सेप्शन, दोनों एक अपोजिट एक्सेप्शन दोनों में है, ठीक है। बट क्योंकि ये ब्लड हार्ट से अवे लेके जाता है, हार्ट से दूर लेके जाता है, दैट्स व्हाई ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर ये है कैरी डी ऑक्सी, जो दूसरा है वेन्स, वेन्स क्या करती है, ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आती है, हार्ट के पास लेके आती है। तो कौन सा ब्लड घूम के कौन सा ब्लड लेके आएगी, डेफिनेटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी ना। इसमें भी एक वेन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो ये दो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन इसका है, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन इसका है, ठीक है। ये दोनों अपोजिट काम करती है। और अगर आर्टरीज को आप कंसिडर करो तो ये डीप अंडर द मसल्स होती है, मतलब आप ओवर ऊपर से नहीं देख पाओगे। जो ये है ना, जैसे ये विजिबल होती है, यहाँ पे जो वेन्स होती है वो विजिबल होती है। तो ये जो है, जो विजिबल होती है मोस्टली सुपरफिशियल वेन्स होती है, जो आर्टरीज होती है वो बहुत ज्यादा डीप सीटेड होती है, मतलब अंदर होती है, आपको इतनी इजीली आपको मिलेगी नहीं वो, ठीक है। जो डॉक्टर्स देखते हैं जिनमें इंजेक्शन लगाते हैं ना, वो वेन्स होती है यूजुअली, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, कुछ आर्टरीज होती है, कुछ आर्टरीज होती है जो सुपरफिशियल भी होती है, जो सुपरफिशियल भी होती है, ठीक है, ओके। फिर आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्व्स। अब एक लॉजिक है इसके पीछे, वॉल्व्स क्या होता है, वॉल्व्स इज नथिंग बट जो रिवर्स नहीं आने देगा इसको, ब्लड को, है ना। मतलब देखो ऐसे कोई चीज पंप हुई, फिर आपने उसको प्रेस कर दिया, वो एक वॉल्व क्रिएट कर दी, तो जो वॉल्व के आगे जितना ब्लड जा चुका है, वॉल्व के आगे जितना ब्लड जा चुका है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने वॉल्व को प्रेस कर दिया है, समझ रहे हो लॉजिक। तो बट ये आर्टरीज में क्यों नहीं होता, देखो बिकॉज आर्टरीज से जो ब्लड जा रहा है ना वो ऑलरेडी बहुत प्रेशर से निकलता है, क्यों, बिकॉज हार्ट उसको पंप कर रहा है, हार्ट उसको पंप कर रहा है। हार्ट इज एन ऑर्गन जो ब्लड पंप कर रहा है, तो हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा ना, तो देर इज नो चांस कि वो ब्लड उस प्रेशर को अगेंस्ट वापस आ सके, वो प्रेशर वापस नहीं आ पाएगा, वो ब्लड फ्लो ही करता रहेगा, आगे की तरफ जाता रहेगा, बिकॉज ब्लड पीछे से प्रेशर से, हार्ट प्रेशर से ब्लड छोड़े जा रहा है पीछे से, ठीक है। तो इसमें वॉल्व की जरूरत नहीं है, तो आर्टरीज में वॉल्व की जरूरत नहीं है। बट जब आप वेन देखो, अब वेन्स क्या है यार, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रही है, बट उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी भी चलना पड़ता है कि नहीं। अगर हमारे फुट से कोई हमारे हार्ट के पास आ रहा है तो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ही चलना पड़ेगा ना भाई, अगेंस्ट द ग्रेविटी ही चलना पड़ेगा। तो जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी चलेगा तो उसको वॉल्व की बहुत जरूरत होती है, उसको वॉल्व की बहुत जरूरत होती है। कैसे होता है कि मसल्स क्या करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो वेन्स में ब्लड ऐसे ऊपर चढ़ता है, फिर वॉल्व बंद हो जाती है, फिर ऊपर वाले मसल्स काम करते हैं, ब्लड और ऊपर चढ़ता है, फिर से वॉल्व बंद हो जाती है। तो ये बनना खुलना वॉल्व्स का चलता रहता है, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स में आपको मेजर डिफरेंस तो आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई ये डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में, ठीक है। इज इट क्लियर, कोई डाउट है, आई वांट कि कुछ तो बोलो आप लोग, हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो, बट बोलो, जितने भी लोग हो आप। समझ में आ रहा है, मतलब गुड। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स का हमने अभी देख लिया, अब हम देखेंगे यार ब्लड का डिटेल में, ठीक है। ब्लड के ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैसे बना होता है वो, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद ब्लड। दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा का देखेंगे कंपोजिशन क्या होता है, फिर कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका कंपोजिशन देखेंगे हम, ठीक है। फिर उनका वही इसके अंदर क्या क्या होता है वो सब देखेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखेंगे, फिर प्लेटलेट देखेंगे, फिर वी विल मूव टू द ब्लड ग्रुप वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल। ओवरव्यू मैं दे दूंगा, बाकी वीडियो से आप लोग पूरा इसको समझ लोगे, ठीक है। ओवरव्यू दे दूंगा, वीडियो से आप पूरा इसको समझ लोगे। तो हाँ, अरे यार ये 1 घंटे की क्लास बहुत जल्दी खत्म होती है, कम से कम 1.5 घंटा होना चाहिए।
कोई बात नहीं है, हम खत्म कर लेंगे, जितना भी है हम खत्म करेंगे, ठीक है। ब्लड देखो 5 से 6 लीटर होता है एवरेज हेल्दी अडल्ट में, अगर आप बात करो ना 5 से 6 लीटर का खून उसके अंदर होता है, ठीक है। ब्लड क्या है भाई, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में, हमने पढ़ा था जब कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू था, लिम्फ भी था। इसका अगर ओरिजिन देखो तो जो हमने ओरिजिन आपको पता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन है, अगर आप मेरे से क्लास ले रहे हो बहुत दिनों से स्टार्टिंग से, तो आपको पता होगा हम कौन से ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक वाला मीजोडर्मल, मीजोडर्मल जो लेयर होती है वहां से ओरिजिनेट करता है। तो बिकॉज ये बेसिक है सर, बेसिक है, ये बहुत सारी चीजें बेसिक है, आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इसको फास्ट फास्ट ले रहा हूँ। बट इवन इफ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे कहीं भी रोक सकते हो एंड वी कैन डिस्कस इट। टू पार्ट्स में होता है, वन इज प्लाज्मा दैट मेक्स अप टू अराउंड 55% ऑफ द एंटायर ब्लड, एंड द अदर इज फॉर्म्ड एलिमेंट दैट मेक्स अबाउट 45% ऑफ द एंटायर ब्लड। फॉर्म्ड एलिमेंट को कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं, जो आरबीसी का सी होता है, डब्ल्यूबीसी का सी होता है। सी इज नथिंग बट कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो ये होते हैं फॉर्म ब्लड एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। इनके इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके नंबर कितने होते हैं, कौन से ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, साइज क्या है, एवरीथिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होता है, देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मान लो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत है। वो ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है सर, वो ऑक्सीजन को कैरी कौन कर रहा है, वो ऑक्सीजन कौन से स्ट्रक्चर के साथ बाइंड हुआ पड़ा है, आरबीसी कहां से आ गया भाई बीच में, ऑक्सीजन की बात चल रही है, ऑक्सीजन को बाइंड कौन करता है, ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है डिफरेंट पार्ट्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कोई तो पिगमेंट होगा ना जो उस ऑक्सीजन को जिसने वहां से उठाया वो ऑक्सीजन को लेके घूम रहा है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यस। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको ऑक्सीजन को लेके रखता है। तो अगर किसी, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी हीमोग्लोबिन वहां पे बहुत होगा, अगर वहां पे हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो हमें कलर ब्राइट रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्राइट रेड होगा कि नहीं होगा, यस और नो, सिंपल लॉजिक लगाना है, सिंपल लॉजिक लगाना है, ब्राइट रेड होगा ना, सिंपल लॉजिक है। तो इसीलिए आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो इसीलिए उसको हम हमेशा रेड कलर से डिनोट करते हैं। रेड कलर से, आपने जब भी डायग्राम देखा होगा हार्ट से निकलता है, अगर कोई चीज रेड कलर की निकल रही है उसके अंदर, तो वो आर्टरीज हैं आपकी, वो आर्टरीज हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हो तो वो पर्पल रिश रेड कलर का दिखता है, थोड़ा पर्पल हो जाता है, इसलिए हम जब उसको डिनोट करते हैं इन डायग्रामेटिक फॉर्म, तो हम जो भी डीऑक्सीडेटेड थिंग होता है हम उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कौन से कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आ गई बात, हम उसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर, ओके, ये चीज समझ में आ गई बेसिक। ओके तो अब देखोगे एग्जैक्टली प्लाज्मा के जो हमने बोला कि यार प्लाज्मा 55% बनाता है, तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज है, तो प्लाज्मा के अंदर भाई 90% तो वाटर ही है, प्लाज्मा के अंदर 90% तो वाटर ही है, 1% इनऑर्गेनिक आयंस है, कैल्शियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोरीन, पोटेशियम एंड एवरीथिंग। आयंस है, ये आयंस भी काफी जगह पे हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग आयन कंसंट्रेशन, अगर कहीं पे क्रिएट करना है, कहीं पे किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये सारी चीजें आयंस उससे अटैच हो जाती है, तो फिर वो सब चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो आयंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। फिर 7 to 8% प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की चेन, अमाइनो एसिड्स की चेन, तो वो प्रोटीन जो बनते हैं वो भी इसी से होता है। ठीक है, तो 7 to 8% उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स घूमते रहते हैं, बिकॉज प्रोटीन को ही ब्लड लेके जाता है और जहां भी जहां पर उसकी जरूरत होती है वहां उसे ले जाता है।
देन वी हैव 1 to 2% फूड पार्टिकल। देखो भाई, इंटेस्टाइन से जो फूड डाइजेस्ट होता है कहाँ आता है? ब्लड के अंदर ही आता है ना सर। इंटेस्टाइन से जो फूड डाइजेस्ट होता है कहाँ आता है? ब्लड के अंदर ही आता है ना। यस, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जो जिसको किडनी के पास भेजना है फॉर फर्दर फिल्ट्रेशन, वो वेस्ट मटेरियल भी कहाँ आता है सर? ब्लड के अंदर ही आता है। ब्लड ही है जो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा। एंटीबॉडीज जो बॉडी के अंदर बनती है भाई, वो नथिंग बट क्या, अगेन प्लाज्मा के अंदर ही घूमती रहती है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, छोटी मोटी चीजें, ये सभी प्लाज्मा के अंदर होती है। तो ये मेजर कंपोजिशन है कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयन हो गया, ठीक है। फिर डिजोल्व गैसेस भी होती है उसके अंदर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो एग्री करते हो आप लोग सब लोग, ठीक है। वेस्ट मटेरियल होता है लाइक यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा, दे आर टेकन टू किडनी, किडनी पे लेके जाता है हार्ट उसको, ताकि फर्दर फिल्ट्रेशन हो पाए। फिर प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप नॉर्मल कंसिडर करना चाहो तो लाइक वी हैव 3 प्रोटीन्स लाइक सीरम एल्ब्यूमिन। तो सीरम एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है कि ब्लड के अंदर कितना परसेंट वाटर मेंटेन करके रखना है, ब्लड के अंदर कितना परसेंट वाटर मेंटेन करके रखना है। तो ये कौन मेंटेन करता है? ये सीरम एल्ब्यूमिन करके रखता है, ये सीरम एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? सीरम एल्ब्यूमिन ये चीज मेंटेन करता है, ठीक है। सीरम एल्ब्यूमिन ये चीज मेंटेन करता है। देन वी हैव सीरम ग्लोबुलिन, या सीरम ग्लोबुलिन एक चीज होती है। सीरम ग्लोबुलिन एक चीज होती है। सीरम ग्लोबुलिन उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, और ये भी एंटीबॉडीज की तरह पे ही एक्ट करता है। तो दीज आर नथिंग बट, आप इसको एंटीबॉडीज ही समझ के चलो। सीरम ग्लोबुलिन ये एंटीबॉडीज ही होती है। देन वी हैव क्लॉटिंग प्रोटीन्स, या क्लॉटिंग प्रोटीन्स पता होगा आपको, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करते हैं? जहां भी आपको अगर कट वट लग जाता है तो जो क्लॉटिंग होती है वो इनकी वजह से होती है। वैसे आई नो आप लोगों को भी पता होगा, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट ये प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जो ये प्रोटीन्स है फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्लेटलेट्स इन प्रोटीन्स को डायरेक्ट करेगा कि यार वहां पर जाओ, ठीक है। प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स इन प्रोटीन्स को बोलेगा कि यार वहां पर जाओ, वहां पे कट लग गया है, वहां पर तुम वो करो, ठीक है। आगे बात। फिर भाई देखो, अगर क्लॉटिंग होने वाली है तो चोट में क्लॉटिंग हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, बट यार अगर वेन्स के बीच में क्लॉटिंग शुरू हो गई तो क्या होगा? वेन्स के बीच में ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो गई तो क्या होगा भाई? ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। यूजुअली क्लॉटिंग मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल होता है कि जहां पर आपका कट लग गया ना, जहां पे आपका कट लग गया वहां पे आपके प्लेटलेट्स डैमेज हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके प्लेटलेट्स डैमेज हो जाते हैं, वो सिग्नल क्रिएट कर देते हैं कि यार मुझे यहाँ पर चोट लग गई है, यहाँ पर चोट लग गई है। तो वो सारे प्लेटलेट्स वहां पर आ जाएंगे, भाई बंधु प्रोटीन प्रोटीन फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन लेके, और वो वहां पे उसकी हेल्प करेंगे कि यार यहाँ पर तेरा ब्लड क्लॉट हो गया, तो वहां पे वो कंटिन्यूसली वो प्रोटीन वहां पर सीक्रेट करेंगे, जिससे वो प्रोटीन ब्लड क्लॉट हो जाता है। बट यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटीरियर हमारे वेन्स या आर्टरीज के अंदर ही ब्लड क्लॉट हो गया तो भाई क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, है ना, मसल पंप नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब क्या होगा? तो इसलिए एंटी कोएगुलेंट्स भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें से एक का नाम है हेपैरिन। हेपैरिन जो होता है एक ब्लड एंटी कोएगुलेंट होता है। तो ये भी प्रेजेंट होता है कि अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में कहीं पे कुछ अगर इश्यू हो जाता है, कोई क्लॉट क्लॉट बनने लग जाता है, तो ये हेपैरिन जो है ये उस चीज को प्रिवेंट करता है, ये उस चीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है सर। देन वी हैव फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। फूड मटेरियल ये सब होते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये फिर जहाँ जहाँ यूज होना होता है सेल्स के अंदर चले जाते हैं, सेल फिर इनको वो करता है, ग्लाइकोलिसिस एंड एवरीथिंग। इसके फर्दर तो सिर्फ सर को पता ही, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड एवरीथिंग, जिससे एनर्जी फॉर्म होती है फाइनली, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो गया। उसके बाद अगर आप आरबीसीज को हम देखें, इसके बाद अगर हम आरबीसीज को अगर हम देखें, तो यहाँ पर वैसे सब सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, कोई वो नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट फिर भी अभी हमारे पास तो है टाइम तो हम पढ़ लेते हैं। आरबीसीज नथिंग बट रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। लाइफ स्पैन आरबीसीज का देखो भाई कितना होता है, 120 दिन।
अब आप बोलोगे यार ये तो सेल है, सेल 120 दिन कैसे जीता है? नहीं भाई, आरबीसी जीता है। आरबीसी की लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है, ठीक है। और ये जब यंग होते हैं आरबीसी, तब इनके अंदर न्यूक्लियस होता है भाई, तब होता है। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके अंदर से ये न्यूक्लियस गायब हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, ये हमने ऑब्जर्व किया है। इसका जो शेप आप देखोगे वो डिस्क लाइक हो जाता है, और बाइकॉन के बीच में से जब, क्योंकि इनिशियली यहाँ पर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, तो ये एकदम गोल होता है, बट न्यूक्लियस जब चला जाता है तो ये ऐसे डिस्क लाइक हो जाता है। साइज इसका होता है यार 7 to 8 माइक्रॉन्स, ठीक है। माइक्रॉन्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डंडी लेके और ऐसे यू बना देते हैं, उसको भी माइक्रॉन भी बोलते हैं। बाकी मैंने लिख दिया है इसको वहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी क्या है? सबसे ज्यादा जो कोई भी कॉर्पस्कल होता है तो सबसे ज्यादा कॉर्पस्कल जो है वो यही है, आरबीसी। 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये इसकी यूनिट होती है। 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। फीमेल में यूजुअली होती है 4.5 और मेल में होती है यूजुअली 5। इसको बोलते हैं हम आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट इंक्रीज करता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो जी, ठीक है, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तब आपका आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। कैसे होता है? देखो इसमें क्या होता है, आरबीसी काउंट कैसे बढ़ता है। तो एक चीज होती है, केमिकल होता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन ये केमिकल कहाँ से निकलता है सर? ये केमिकल निकलता है किडनी से। ये केमिकल निकलता कहाँ से है? ये केमिकल निकलता है किडनी से। कहाँ से निकलता है? केमिकल निकलता है किडनी से, जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। ये केमिकल स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये सिग्नल करता है रेड बोन मैरो को। रेड बोन मैरो, बिकॉज जो भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी होता है सब बोन मैरो ही सिक्रीट कर पाता है, और कोई ऑर्गन नहीं है जो ये बनाएगा। तो रेड बोन मैरो ये स्टिमुलेट करता है, रेड बोन मैरो फिर आरबीसी बनाने लगता है, तो आरबीसी काउंट हमारा बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है और कम भी हो जाता है। डिफरेंट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज। तो आप मेडिकल तो कर नहीं रहे हो एट प्रेजेंट, तो फिर इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूबीसी का भी सेम चीज है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स इन्हें बोलते हैं। इनके अंदर जैसे रेड ब्लड आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता है। साइज इसके थोड़े बड़े होते हैं, ये 8 से 20 माइक्रोन के होते हैं, 8 से। मोर आरबीसी या डेफिनेटली वैसे कोई इम्पैक्ट मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। माइनस में हो मतलब कम हो तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी लेस हो जाएगी ना, अगर आपके पास आरबीसी इम्यूनिटी आप बोलो या फिर जो भी, मतलब कम या ज्यादा, डेफिनेटली होने से, कम होने से तो इम्पैक्ट होता है। आई हैव स्टडीड 2 थिंग्स, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग देम। ज्यादा होने से आई डोंट नो कि मैंने अभी कुछ पढ़ा है, बट ये डेफिनेटली कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा ही ना, कि आरबीसी काउंट बढ़ गया तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होता ही होगा। दैट आई थिंक यू कैन फाइंड इट आउट। ब्लड थिकनिंग हैपेंस एक्सेस ऑफ आरबीसी। ओके, अब भक्ति सेइंग कि ये हो सकता है तो ये होता होगा, ठीक है। ब्लड थिक हो जाता है, आरबीसी के कॉन्टेक्ट अगर बढ़ जाता है, दैट इज नॉट गुड। आई थिंक दैट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ना, ब्लड ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, फिर वो फ्लो कैसे करेगा। साइज आप देखोगे 8 से 20 माइक्रोन के बीच में होता है। नंबर बहुत ही कम होता है, 6000 से 10,000 पर मिली, पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका होता है। शेप या राउंड और इरेगुलर होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स या चाहे इनकी यंगर जनरेशन हो चाहे बड़ी जनरेशन हो, न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पेन इनका बहुत ही शॉर्ट होता है, 3 से 4 दिन होता है। साइट ऑफ प्रोडक्शन ये भी रेड ब्लड, रेड बोन मैरो में ही होते हैं, या फिर जो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के जो नोड्स होते हैं वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। फिर अपना भाई आ जाता है प्लेटलेट्स, अपना आ जाता है प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर मैमल्स है, ठीक है, मैमल्स में प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं, बट अगर मैमल्स की जगह और कोई वर्टिब्रेट है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि थ्रोम्बोसाइट्स क्या है और प्लेटलेट्स क्या है। अगर मैमल्स है तो प्लेटलेट्स बोलेंगे, अगर बाकी वर्टिब्रेट्स है तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। ये बनता कैसे प्लेटलेट्स? नथिंग, कुछ नहीं होता। रेड बोन मैरो सेल, रेड बोन मैरो में एक सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। बड़े सेल्स होते हैं ये, बड़े सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये मेगा कैरियोसाइट्स का साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन करता है, ऐसे टुकड़े हो जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म के। तो जितने भी टुकड़े होते हैं वो टुकड़े बन जाते हैं क्या? प्लेटलेट्स, ठीक है। प्रोड्यूस, देखो लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स ऑफ रेड बोन मैरो। सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रेगमेंट ऑफ दिस इज प्लेटलेट। मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं
इस यही प्लेटलेट्स होते हैं। इनका साइज देखोगे तो 2 से 3 माइक्रोन होता है, छोटा होता है। काउंट इनका 2.5 टू 3.5 इंटू 10⁵ क्यूबिक मिलीमीटर इनका काउंट होता है। लाइफ स्पेन इनका थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज 7 to 10 days, बट नॉट कंपेयर टू द आरबीसी। डब्ल्यूबीसी से ज़्यादा है, बट आरबीसी तो का तो बहुत ज़्यादा होता है, 120 दिन। फंक्शन क्या करते हैं प्लेटलेट्स यार? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में ये चीज़ हेल्प करती है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस ब्लड ग्रुप वाला थिंग। शुड आई शेयर दिस वर्ड फाइल विद यू? आप लोग रिवाइज करोगे या कल ही भेजूं? थोड़ा और होगा, बिकॉज आज वाले में इतना कुछ है नहीं। आज भेजूं या कल और इसमें अपडेट करके? हाँ, कल ही भेजता हूँ, बिकॉज आज आप वैसे भी पढ़ोगे नहीं। कल ही भेजते हैं, फिर थोड़ा और आ जाएगा, बिकॉज आज तो 2-3 स्लाइड ही थी, तो दैट वाज आल्सो वेरी बेसिक टाइप। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप वाला आप देखना, वीडियो मुझे मिल जाती तो मैं लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।